Good evening, students. I welcome you back to the official YouTube channel of Gyan Gurukul Safalta Ki Nayi Udan. My name is Nazuk and every evening जो है मैं आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का एक मॉड्यूल लेती हूँ. ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है. तो आप में से जितने लोग हैं जिनके फ्रेंड्स फैमिली नियर एंड डियर वंस तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ डू स्प्रेड द वर्ड टू देम ऑल्सो. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं. पहली न्यूज़, तरंग शक्ति 2024. तरंग शक्ति जो है एक मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि अगस्त और सितंबर में इंडिया में कंडक्ट करवाई जाएगी. इस एक्सरसाइज में एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्वेलेंस और रिकनाइजेंस एक्टिविटीज़, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कैसे देना है, ये सब जो है प्रोवाइड किया जाता है. ये एक एनुअल नेवल एक्सरसाइज है एंड नेवल स्ट्रेंथ और सिक्योरिटी एट सी को इम्प्रूव करने की ये बात करती है. 2019 में इसका पहला एडिशन हुआ था. अब 2024 चल रहा है, तो 5 साल जो है इसको पूरे हो जाएंगे. तो इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के साथ जो है ये एसोसिएशन है उनकी नेवीज़ के बीच में. सेकेंड न्यूज़, भारतीय वायुयान विधेयक 2024. ये आपका नया सिविल एविएशन लॉ है जो कि आपके सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू ने लोकसभा में जो है इंट्रोड्यूस करा है. ये आपका जो पुराना लॉ है एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 उसको रिप्लेस करेगा और बेसिकली जो आपके सिविल एविएशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको अपडेट करने के लिए और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉ जो है लाया जा रहा है. 3 चीज़ें करेगा. पहला तो रिपील एंड री इनैक्ट करेगा. जो ओल्ड एयरक्राफ्ट एक्ट है उसको रिपील करेगा और एक नया एक्ट जो है बनाया जाएगा. ठीक है. दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है पावर्स दी जाएंगी एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर, चाहे वो उसका डिज़ाइन हो, चाहे वो उसका मैन्युफैक्चर हो, चाहे उसकी मेंटेनेंस हो या उसकी सेफ्टी हो. अभी कुछ कुछ चीज़ें जो है जो ऑटोनॉमी है वो आपके फ़्लाइट ऑपरेटर्स को, एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स को दी जाती है. तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर्स दी जाएंगी. और तीसरा है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस. It allows for the investigation of aviation accidents and focuses on ensuring public health safety related to air travel. तो बेसिकली एविएशन से रिलेटेड जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो उनके बीच उसको जो है उसको इन्वेस्टिगेट करने की पावर भी देता है. ठीक है, ये जो नया लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में. नेक्स्ट न्यूज़, न्यू बेंट टोड गेको स्पीशीज डिस्कवर्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. 6 तरह की बेंट टोड गेको स्पीशीज़ जो है नॉर्थ इंडिया में डिस्कवर की गई हैं. गेको जो होती है एक तरह की छिपकली होती है. तो बेंट टो बोले तो उनके जो पैर का पंजा है तो उसके जो फिंगर्स हैं, जो उनके टोज़ हैं वो मुड़े हुए हैं. तो 6 नई स्पीशीज़ जो हैं मिली हैं. अगर ऐसे गेकोज़ की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 30 एंडेमिक स्पीशीज़ ऑफ गेकोज़ हमें देखने को मिलती हैं. राइट. ये जो डिस्कवरी है ये इंडिया और यूके ने कोलैबोरेशन में करी. इट वाज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन. तो इन्होंने टीम वर्क करके जो है ये 6 नई तरह की जो स्पीशीज़ हैं वो डिस्कवर करी हैं. कर्नाटका में एक स्कैम हुआ है, मुडा स्कैम. मुडा क्या है? मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका नाम पहले था सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड, जो कि 1904 में बनाया गया था मैसूरू में अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए. अब यहाँ पर एक स्कीम आई थी 50-50 रेशियो स्कीम, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम जब लैंड एलोकेट करेंगे तो हम इस तरह से एलोकेट करेंगे अर्बन प्लानिंग के लिए कि जो ओरिजिनली वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उस एरिया जिनसे लैंड जो है ख़रीदा जा रहा है उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो. लेकिन ये इशू जो है ये क्यों बढ़ गया है? पहला तो जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया जी, उनकी वाइफ पार्वती को 14 रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं एक हाई एंड एरिया में, एक एक्सपेंसिव एरिया में जो हैं अलॉट किए गए हैं. तो उसके चलते जो है इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है कि पॉसिबली अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है यहाँ पे फॉलो की गई हैं जब हम लैंड को एज अ कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, जब हम लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी टेक ओवर करते हैं. तो दिस इज़ द कर्नाटका मुडा स्कैम. ठीक है. नेक्स्ट, NCERT proposes 10 bagless days for school students of class 6 to 8. तो एकेडमिक प्रेशर रिड्यूस करने के लिए, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को फॉस्टर करने के लिए जो NCERT है, जो आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, उन्होंने कहा है कि साल में 10 दिन ऐसे होंगे कि 6th 7th और 8th क्लास के स्टूडेंट्स जो है वो बिना बैग लिए स्कूल आएंगे. यानी उस दिन जो है टेक्सचुअल
किताबी पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, वहाँ पर जो है उनको इनकरेज किया जाएगा कि वो हैंड्स ऑन लर्निंग एंड वोकेशनल एक्सपीरियंसेस लें। कौन कौन से फील्ड में? स्टेम फील्ड्स में, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फील्ड्स में, पब्लिक ऑफिस, लोकल इंडस्ट्री, बिजनेस में, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री के फील्ड में फील्ड विजिट्स करवाई जाएंगी। इनको जो है लोगों से मिलवाया जाएगा, इनसे ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी जहाँ पर जो है उनको एक लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और एक वोकेशनल एक्सपीरियंस मिले। कश्मीर सिटी रिसीव्स वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। तो कश्मीर जो है इट हैज़ बिकम द फोर्थ इंडियन सिटी जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का सर्टिफिकेट मिला है। इससे पहले जयपुर को और ममल्लापुरम और मैसूरू को जो है ये टाइटल मिल चुका है। ममल्लापुरम में जो उनका रॉक कट स्टोन कट आर्किटेक्चर है उस पर्टिकुलर उस रीज़न से जो है ममल्लापुरम को मिला था। तो जयपुर एंड ममल्लापुरम को आई थिंक 2015 में मिला था और मैसूरू को 2018 में मिला था। 2021 में कश्मीर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी जो है रिकग्नाइज किया गया था। कौन सी कैटेगरी के अंडर? क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट की कैटेगरी के अंदर। अगर आपको पता हो कश्मीर में हमें जो है कार्पेट वीविंग, कानी शॉल्स, पश्मीना, इन सब चीज़ों का इनका जो मेटल वर्क है एंड क्या कहते हैं इनकी वॉलनट वुड क्रेविंग जो है इनग्रेविंग्स जो हैं, वुड वर्क्स जो है बहुत सारा मतलब फेमस है। जो क्राफ्ट वर्क है कश्मीर का बहुत फेमस है। तो उसी को ध्यान रखते हुए ये कश्मीर के ऊपर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी एंड यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का जो उनको खिताब है वो दिया गया था। राइट अगर वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल की बात की जाए तो 1964 में जो है ये इस्टेब्लिश की गई थी। 3 आपकी महिलाएं थी जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया, मिस ऑसबॉर्न, मिस मार्गरेट पैच एंड मिस कमला देवी चट्टोपाध्याय। कहाँ पे और इसको इस्टेब्लिश किया था? न्यूयॉर्क, यूएसए में। ठीक है, नेक्स्ट। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड कोच अंशुमन गायकवाड़ पासेस अवे। तो अंशुमन गायकवाड़ जी जो हैं एक बहुत रिनाउंड नेम रह चुके हैं क्रिकेटिंग फील्ड में और इन्हीं के साथ एक एरा जो है ख़त्म हो जाता है। इनको कैंसर था, ही वॉज बैटलिंग कैंसर एंड ही सकम टू दैट। बीसीसीआई के सिलेक्टर रह चुके हैं, कोच रह चुके हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद हो फेब में 1999 में फिरोज शाह कोटला में एक हिस्टोरिक मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस तो वैसे ही बहुत हिस्टोरिक रहते हैं, बट एक मैच हुआ था जिसमें अनिल कुंबले ने 10 विकेट का रिकॉर्ड बनाया था। सो ही वॉज द मैन बिहाइंड दैट, राइट। अंशुमन गायकवाड़। तो इनको सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था 2018 में बीसीसीआई के द्वारा। दिस इज़ द हाईएस्ट ऑनर जो किसी भी इंडियन क्रिकेटर के ऊपर जो बिस्ताव किया जा सकता है। इन्होंने 2023 में अपनी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की थी, गट्स अमिस्ट ब्लड बाथ, जो कि इंसाइट्स देता है इनकी क्रिकेटिंग जर्नी और एक्सपीरियंसेस के ऊपर। तो अंशुमन गायकवाड़ जी का देहांत हो गया है। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली होस्ट्स लैंडमार्क इवेंट फॉर युगा युगीन भारत म्यूजियम। अगर आपको पता हो युगा युगीन भारत म्यूजियम जो है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और बहुत ही प्राइड वाला प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के लिए। वाई? बिकॉज इट इज़ सेट टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम। अगर आपको पता हो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो चल रहा है, जहाँ पर हम अपना पार्लियामेंट बिल्डिंग, हम अपना जो रेजिडेंसेस हैं और जो राष्ट्रपति भवन है उसको अपडेट करने की बात कर रहे हैं। तो उसी के अंदर युगा युगीन भारत म्यूजियम भी जो है एक सेंटर पीस है। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो है रेजना हिल पर न्यू दिल्ली का, वहाँ पे इसकी लोकेशन है। 1,54,000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया है एंड फ्रांस के साथ पार्टनरशिप में डेवलप किया जा रहा है। तो जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसका एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है। तो इसी युगा युगीन भारत म्यूजियम को सेलिब्रेट करने के लिए जो गैलरीज, लाइब्रेरीज, आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स डिवीजन है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, उन्होंने एक 3 दिन का इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है न्यू दिल्ली में। और जो स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव है ऑन दी अपकमिंग युगा युगीन भारत म्यूजियम, ये एक पिविटल मोमेंट है इंडिया की कल्चर लैंडस्केप में, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आएंगे जो इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के बारे में जो है बात करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से ये इंडिया को और उसकी डायस्पोरा को और उसकी पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। तो युगा युगीन भारत म्यूजियम। ठीक है, नेक्स्ट। India retains 8th position in global agricultural exports in 2023. 8th highest
एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट वाली कंट्री रही है इंडिया 2023 में, एंड दिस अचीवमेंट हैज़ बीन डन डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया के जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स है 2023 में वो रिड्यूस हुए हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। लेकिन स्टेबिलिटी कहाँ से आ रही है कि इन जनरल ग्लोबली हमें एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स जो है वो कम होते हुए दिखे हैं। जो ये WTO की एक ट्रेड स्टेटिस्टिक्स 2023 की रिपोर्ट थी जहां पर उन्होंने बताया था, और इस रिपोर्ट ने ये भी बताया कि 3 ऐसी सिर्फ कंट्रीज हैं जिनका जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है वो 2023 में ग्रो करा है। कौन कौन सी हैं? ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन और थाईलैंड। इसके अलावा बाकी जितनी कंट्रीज हैं वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स जो है डिक्लाइन हुए हैं, राइट। GST collection surges 10.3% in July 2024 to rupees 1.82 lakh crore. सिग्निफिकेंट इंक्रीज है 105 लाख करोड़ से, राइट। एंड अगर ये बात की जाए तो दिस इज़ अ पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी की डोमेस्टिक डिमांड जो है बढ़ रही है, इंपोर्ट एक्टिविटीज़ इंप्रूव हो रही हैं और इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। कंज्यूमर सेविंग्स के ऊपर भी ये लाइट डालता है कि जो हमने रिसेंट GST के रेट में एडजस्टमेंट्स करे हैं तो वो प्राइसेस का जो एसेंशियल्स हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनका जो प्राइस है उससे कम हुआ है और कंज्यूमर्स की जो सेविंग है अप्रॉक्सीमेटली 4% जो है हर मंथ जो है बढ़ी है। तो GST की अगर बात की जाए तो जुलाई 1, 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया था और एक फ्रैगमेंटेड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था जहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते थे, उस सबको जो सबस्यूम कर दिया गया एक टैक्स के अंदर जो कि है GST। कैस्केडिंग इफेक्ट और टैक्स कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करने के लिए लाया गया था। और GST जो है 0 से लेकर 18 to 32% तक जो है वो अप्लाई किया जाता है, राइट। और आज ही की मैं न्यूज़ पढ़ रही थी GST से रिलेटेड कि नितिन गडकरी जी ने रिक्वेस्ट करा है निर्मला सीतारमन जी को कि जो हम इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, उसके ऊपर जो 18% का GST लगता है उसे हटा देना चाहिए। इट इज़ एज इफ कि जिंदा रहने के लिए भी हम जो है टैक्स पे कर रहे हैं, किसी अनसर्टेनिटी के ऊपर भी जो है हम टैक्स कर रहे हैं, कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट के ऊपर भी हम टैक्स लगा रहे हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करा है, देखो अब क्या करती हैं सीतारमन मैडम, बट दैट वाज द न्यूज़, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। RBI अपडेट ऑन 2000 नोट्स विड्रॉल। अगर आपको पता हो RBI ने 2000 के नोट विड्रॉ करने का नोटिस जो है वो 2023 में लाया था। क्यों लाया था? उसकी एक क्लीन नोट पॉलिसी थी, ठीक है। विड्रॉल के बावजूद 2000 जो है का नोट जो है एक लीगल टेंडर रहेगा, यानी एक्सेप्टेबल रहेगा। बस ये होगा कि बैंक्स में 2000 के नोट्स जो हैं वो मिलेंगे नहीं। तो नियरली 98% के 98% ऑफ द 2000 बैंक नोट्स जो हैं वो विड्रॉ कर लिए गए हैं सर्कुलेशन से एज ऑफ जुलाई 31, 2024। बाकी जो हैं दे अमाउंट टू ऑलमोस्ट 7409 करोड़, वो अभी इकट्ठा करना, सर्कुलेशन से हटाना बाकी है। तो 2000 के नोट्स अभी डिमोनेटाइजेशन जब हुई थी 2016 में तब इंट्रोड्यूस करे गए थे, राइट, जब 1000 और 500 के नोट्स जो डिमोनेटाइज करे गए थे। बट जो इश्यूज 1000 और 500 के साथ थे 2000 के साथ भी वही इश्यूज देखने को मिले, तो अब इसको भी विड्रॉ किया जा रहा है। 98% हो चुका है, 2% जो है बचा है। इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 पॉइज्ड फॉर ग्रेट सक्सेस। ये जो इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 हो रहा है, ये बेसिकली इंडिया ने पार्टनर करा है वियतनाम के साथ, उसको पार्टनर कंट्री का डेजिग्नेशन दिया है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश जो है इस एक्सपो का जो है फोकस स्टेट रहेगा। एंड इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट है ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, NCR में, वहाँ पर जो है ये इवेंट होल्ड किया जाएगा। 1000 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आएंगे एंड मोर देन 20,000 बिजनेस टू बिजनेस बायर्स रहेंगे। 4 मेजर हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड इवेंट्स हैं, केटरिंग एशिया, टेंट डेकोर एशिया, आयुर्योग एक्सपो एंड ऑब्वियसली इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो तो है ही है। तो इंटीग्रेशन से क्या होगा, डाइवर्स इंडस्ट्री नीड्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन दिया गया है एंड इट इज सेट टू बिकम अ ग्रेट सक्सेस। तो ये होने वाला है 3 से 6 अगस्त दिल्ली में, दिल्ली NCR में, ग्रेटर नोएडा में होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, गुजरात अनवील्स ग्रिट। ग्रिट क्या है? गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो ये एक स्टेट लेवल पॉलिसी प्लानिंग का एक नया एरा है। ग्रिट हैज़ बीन डेवलप्ड ऑन द नीति आयोग मॉडल। तो नीति आयोग जैसे एक सेंट्रल थिंक टैंक है, पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, ग्रिट जो है गुजरात के लिए एक पॉलिसी थिंक टैंक का काम करेगा, गुजरात की डेवलपमेंटल नीड्स पे फोकस करेगा।
तो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल जी, उन्होंने गुजरात एट 2047, विकसित गुजरात, मैंने नाम दिया विकसित गुजरात, उनके डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, गुजरात एट 2047 डायनामिक डॉक्यूमेंट रोड मैप जो है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी रिलीज करा है। एंड उन्होंने कहा कि स्टेट का जो डेवलपमेंट गोल है वो ज्ञान मंत्र पे चलेगा। ज्ञान मंत्र क्या है? जहाँ पर आप एग्रीकल्चर, यूथ, फीमेल्स, आप इन सब लोगों पर जो है फोकस करें। अगर आपने इंटरिम बजट 2024-25 देखा होगा तो उसमें भी जो सरकार है उन्होंने ज्ञान पर फोकस करा था। जी स्टैंड्स फॉर गरीब, वाई स्टैंड्स फॉर युवा, ए स्टैंड्स फॉर अन्नदाता और एन स्टैंड्स फॉर नारी। सो जी गरीब मतलब गरीब आदमी, पुअर पीपल, वाई स्टैंड्स फॉर युवा विच इज यूथ, A stands for अन्नदाता, that is your farmer, and N stands for नारी, that is your female। तो 4 पिलर्स है जिसके ऊपर फोकस करेगा स्टेट का डेवलपमेंट गोल्स। इंडिया एंड वियतनाम ने जो है एक मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल में बनाने के लिए पार्टनर करा है, जिसके तहत वो दुनिया का सबसे लंबा लाइट हाउस बनाएंगे, एक अंडर वाटर म्यूजियम बनाएंगे, डॉकयार्ड्स बनाएंगे जैसे, और एक मिनी जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का विलेज बनाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इस कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगी। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया इसी चीज़ के लिए हैदराबाद हाउस न्यू दिल्ली में। यहाँ पे आर्टिफैक्ट एक्सचेंज होगा, जहाँ पे दोनों नेशंस जो है आर्टिफैक्ट्स, रेप्लिकास, पेंटिंग्स, आर्काइवल डेटाज जो है अपनी मैरीटाइम हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी है वो शेयर करेंगे, एक्सपर्टीज शेयर करेंगे, राइट। और इस प्रोजेक्ट के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने 400 एकड़ जो है वो एलोकेट करा है। कहाँ पर? सरगवाला विलेज में, ठीक है, जो कि नेशनल विद फॉर दी NMHC विच इज़ द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। और फेज़ 1 है ऑलरेडी मोर देन 55% कंप्लीट है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगले साल तक ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है ये अगले साल तक पब्लिक को के लिए ओपन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 प्रमोटिंग साइंटिफिक रिसर्च इन हिंदी। तो हिंदी में साइंटिफिक रिसर्च प्रमोट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस जो है वो होल्ड की गई थी जुलाई 30 और 31 को। CSIR का जो एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है भोपाल में, उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ जो है कोलैबोरेट करके जो है ये सम्मेलन जो है ऑर्गेनाइज करवाया था। इनफैक्ट यहाँ पर एक विज्ञान होता है साइंस कवि गोष्ठी भी ऑर्गेनाइज करी थी। विज्ञान कवि गोष्ठी क्या होता है? साइंटिफिक पोएट्री मीट। तो यहाँ पे 30 और पोएट्स आए थे जिन्होंने साइंटिफिक डायलॉग जो है कंडक्ट करा था यहाँ पर, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं उन्होंने एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है लॉन्च करा है, इंट्रोड्यूस करा है। और इस सिस्टम का एम क्या है कि भाई ये स्ट्रीमलाइन करेंगे और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की मैनेजमेंट को जो इम्प्रूव करेंगे, स्पेशली उनके सर्विस मैटर्स को लेकर डिजिटल मीन्स के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक है तो मतलब डिजिटली करेंगे। इट इज़ बेसिकली डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने के काम आता है, ट्रेनिंग और पर्सनल मैनेजमेंट के काम आएगा, सर्विस रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन टाइम कम करने में, कॉस्ट कम करने में, डिजिटल रिकॉर्ड्स बनाने में, सब में काम आएगा। और साथ ही साथ जितेंद्र सिंह जी ने ये भी बताया कि उन्होंने एक पेंशन अदालत भी लॉन्च करी है। और ये बेसिकली पेंशनर की ग्रीवांसेस, पेंशनर्स जो हैं हमारे, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उसे सॉर्ट आउट करने के लिए CPEN ग्राम पोर्टल जो है वहाँ पे बनाई गई है। इनफैक्ट 2017 से लेकर 2022 तक 70% केसेस जो हैं वो रिजॉल्व कर दिए गए हैं इस पेंशन अदालत में। फिर उन्हें रोज़गार मेला के बारे में बताया, जहाँ पर यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रोवाइड की जाती हैं। ये 2022 में इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ आपकी जो मिनिस्ट्री है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री या फिर जो पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेशन वाली मिनिस्ट्री है, उसके कुछ इनिशिएटिव्स हैं। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया रैंक सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इतनी ही न्यूज़ है। थर्ड लार्जेस्ट लाइम प्रोड्यूसर है और फोर्थ लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इंडिया के आत्मनिर्भरता के लिए, सेल्फ डिपेंडेंस के लिए, एंड साथ ही साथ इंडिया का ग्लोबल लीडर बनना। और कल हमने पढ़ा था कितनी ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं हम, तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है।
आरबीएल ने रुपे क्रेडिट कार्ड्स जो है लॉन्च करे हैं यूपीआई और एनसीएमसी फीचर्स के साथ। तो उस क्रेडिट कार्ड में उन्होंने यूपीआई जो है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और एनसीएमसी क्या है जो आपका मेट्रो कार्ड्स है उसकी फंक्शनैलिटीज़ के साथ इसको लॉन्च करा है। तो एक सीमलेस सिक्योर पेमेंट्स और हैसल फ्री ट्रैवल का एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक सिंगल कार्ड यूज़ करके। ठीक है, तो आरबीएल क्या है? रत्नाकर बैंक लिमिटेड एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है। 1943 में इसको फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर इन मुंबई। इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आर सुब्रमण्य कुमार। ठीक है। इंडिया एंड हु साइन लैंडमार्क अग्रीमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। आयुष क्या है? हमारे जितनी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक डोनर अग्रीमेंट साइन करा है, जिसके चलते एक ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिनल सेंटर जो है जामनगर गुजरात में बनाया जाएगा। ये एक नॉलेज हब होगा और एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो है यहाँ पर जो है प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है। इनफैक्ट इस सेंटर का एम क्या है? हेल्थ और वेलबींग दोनों को प्रमोट करना थ्रू ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिसेस। ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप 4.0 लॉन्च टू कर्ब इन्फ्लेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने पीएमएस मोबाइल ऐप जो है लॉन्च करी है, उसका 4th वर्जन लॉन्च करा है और उसमें 16 न्यू कमोडिटीज़ डेली प्राइस मॉनिटरिंग के लिए ऐड करी गई हैं, जिससे इस ऐप पर जो आइटम्स हैं उसका जो टोटल है वो अब 38 आइटम्स हो गई हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट इट कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा, कितनी आइटम्स हो गई, कितनी नई आइटम्स ऐड की गई हैं। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड क्रैश विक्टिम्स। तो जो जिन लोगों का जो है रोड क्रैश हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उन रोड एक्सीडेंट से सताए हुए लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक बिना पैसे के कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लॉन्च करी है और पायलट बेसिस पर चंडीगढ़ और असम में लॉन्च करी गई है। मोटर व्हीकल्स के जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं, कवरेज कितना है? 1.5 लाख फॉर 7 डेज। 7 दिन के लिए 1.5 लाख का कवरेज दिया गया है। किस स्कीम के अंडर? जो आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ABPMJ स्कीम, उसके अंडर। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़ को मैनेज करेगी, लोकल पुलिस, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स और अदर एजेंसीज के साथ। अब एक टर्म जो है दैट इज इन न्यूज़, लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज करा है कि रिव्यूइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टैट्यूट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो जब आप किसी भी लॉ को, किसी भी रूल को, किसी भी रेगुलेशन को, किसी भी स्टैट्यूट को जो है आप इम्प्लीमेंट करते हो, उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना रूल ऑफ लॉ का इंटेग्रल पार्ट है। और अगर आपको पता हो, इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है रूल ऑफ लॉ, राइट। हम लोग जो है हमने ब्रिटिशर्स से ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है लिया है, जहाँ पर हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जहाँ पे हम कहते हैं सॉवरेन पावर लोगों के पास जो है लाई करती है। तो उन्होंने कहा है हैज़ अपहेल्ड द पावर ने द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी टू डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू कंडक्ट अ परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ इट्स स्टैट्यूटरी लॉज। तो बेसिकली गवर्नमेंट के जितने स्टैट्यूटरी लॉज है, जितने लॉज गवर्नमेंट बनाती है जो लेजिस्लेचर से होकर निकलते हैं, सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई तुम्हें उसका परफॉर्मेंस ऑडिट करना है कि भाई ये लॉ इफेक्टिव भी है या बस हम नए लॉ बनाए जा रहे हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आर्क 2 जो थी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, 2nd वर्जन जो था इसका, तो उसने कहा था कि ईच स्टैट्यूट क्रिएटिंग अ रेगुलेटर शुड इंक्लूड अ प्रोविजन फॉर एन इम्पैक्ट असेसमेंट पीरियोडिकली बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। बेसिकली परफॉर्मेंस ऑडिट की ही बात करी थी कि एक एक्सटर्नल एजेंसी उसका जो है परफॉर्मेंस ऑडिट करे, देखने के लिए कि कितना एफिशिएंट है, कितना इफेक्टिव और कितना इकोनॉमिकल है, क्या उसके एडवांटेजेस हो भी रहे हैं या वो सिर्फ डिसएडवांटेजेस से भरा हुआ है। नेक्स्ट, Zomato to launch new app District to capture its going out market। तो Zomato ने एक नई ऐप लॉन्च करी है डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर वो वेरियस गोइंग आउट सर्विसेज लाइक डाइनिंग, मूवीज, स्पोर्ट्स, लाइव परफॉर्मेंसेज, शॉपिंग, स्टेकेशन, सबको जो है एक ही ऐप के अंदर ले आएगा। तो Zomato जो है वो कंपेटिटर बन जाएगा टू प्लेटफॉर्म्स लाइक बुक माई शो। तो एक कॉम्प्रीहेंसिव वन स्टॉप डेस्टिनेशन जो है बन जाएगा। अगर आप कोई भी बाहर जाकर कोई एक्टिविटी करना चाहते हो, घर से बाहर जाकर कोई एक्टिविटी करना चाहते हो, उसके लिए। तो जोमेटो के CEO हैं दीपिंदर गोयल, ये शार्क टैंक में भी आते थे, आपने देखा होगा, बड़े ही हम्बल से डाउन टू अर्थ से आदमी है।
तो जोमेटो एक नई ऐप लॉन्च करने वाला है, डिस्ट्रिक्ट। आईआईटी दिल्ली ट्रांसफर्ड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज टू इंडस्ट्रीज। आईआईटी दिल्ली की 2 इंडिजिनस हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज हैं जो उसने आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर जो है बनाए थे, फंडेड बाय द एन नेत्रा प्रोजेक्ट। तो वो कौन कौन सी हैं? डीएनए एप्टामीटर फॉर प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्शन, ठीक है, उन्होंने ये जो है बेची है किसको? हमसा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड को। और दूसरी है फोटोनिक चिप बेस्ड स्पेक्ट्रोमेट्रिक बायोसेंसर, जो क्या करता है? पैथोजन डिटेक्शन करता है, पैथोजेंस को जो आपके टॉक्सिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है किसी भी चीज़ में उसको डिटेक्ट करता है, उसके लिए एक बायोसेंसर है। तो ये बेचा गया है यूनिनो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। तो जो फोटोनिक चिप है वो किसने डेवलप किया? प्रोफेसर जोबी जोसेफ स्टीम ने, जिससे रैपिड एंड एक्यूरेट पैथोजन डिटेक्शन होती है। RITES विच इज़ द रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, उन्होंने NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ पार्टनर करा है ताकि वो कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करेंगे हाईवेज के लिए, ब्रिजेस के लिए, टनल्स के लिए और रोड सेफ्टी ऑडिट्स के लिए। तो इस कोलैबोरेशन में एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिट्स आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ मॉनिटरिंग आएगा, क्वालिटी एश्योरेंस आएगा और रिलेटेड सर्विसेज आएंगी NHAI प्रोडक्ट्स के लिए। तो सिर्फ ये कंपनी अब रेलवेज के लिए काम नहीं करेगी, ये हाईवेज के लिए भी काम करेगी। तो दे हैव पार्टनर्ड विद दैट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। EESL पार्टनर्ड विद राजकॉम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इन राजस्थान। तो जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है उन्होंने राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक पैक्ट साइन करा है जहां पर वो एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करेंगे, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को एनहांस करेंगे राजस्थान में यूजिंग द ई मित्रा नेटवर्क। तो EESL जो है वो उजाला प्रोडक्ट्स जो हैं, उजाला प्रोडक्ट्स क्या हैं? जो आपकी लो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है ऑफर करेगा ऑन RISL's ई मित्रा पोर्टल। तो जो राजकॉम का इन्फो सर्विसेज लिमिटेड पोर्टल है उस पर EESL जो है अपने उजाला प्रोडक्ट्स बेचेगा, जिससे LED लाइटिंग, एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम्स अक्रॉस द स्टेट जो है प्रोलिफरेट करेंगे एंड कहीं ना कहीं एनर्जी एफिशिएंसी प्रमोट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को पावर दिया है कि वो शेड्यूल ट्राइब्स को जो है रिजर्वेशन के लिए सब क्लासीफाई कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपके दलित्स को और आपके जो बाकी शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको जो है सब क्लासीफाई कर सकते हैं। उन्होंने ओवरटर्न कर दिया EV चिन्नैया जजमेंट, लेकिन सब क्लासिफिकेशन जो है वो इम्पेरिकल डेटा पे होनी चाहिए, ऐसे ही कुछ रैंडम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सपोर्टेड बाय वैलिड डेटा एंड शोइंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोशल बैकवर्डनेस। सोशल बैकवर्डनेस इज द प्राइमरी क्राइटेरिया सब क्लासीफाई करने के लिए भी। तो ये जो वर्डिक्ट है 7 बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था, 7 जज बेंच बैठा था, तो 6:1 मेजॉरिटी है। और बेसिकली क्या कह रहा है इनकी जजमेंट ने कि सब क्लासिफिकेशन जो एक्सक्लूसिव बेनिफिट सर्टन कास्ट और उनको ट्राइब्स को नहीं मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर जो है, क्रीमी लेयर का आइडेंटिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये अगेन SCs और STs की क्रीमी लेयर की आइडेंटिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये स्टेट्स के पास आना चाहिए, सेंटर के पास नहीं रहना चाहिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC इन्होंने ग्रीन लाइट करा है ग्रीनफील्ड टर्मिनल इन पटना। तो इनको स्टेज 1 अप्रूवल मिला है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कि वो एक ग्रीनफील्ड मार्केटिंग टर्मिनल जो है वो बिहटा पटना बिहार में जो है बना सकें, बरौनी कानपुर एंड पटना मोतिहारी बैतलपुर पाइपलाइंस के ऊपर। तो ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है? ऑलमोस्ट 1700 करोड़ है एंड इट इंक्लूड्स रीलोकेटिंग द एग्जिस्टिंग मार्केटिंग टर्मिनल। जो उनका एग्जिस्टिंग मार्केटिंग टर्मिनल है उसको रीलोकेट करने की बात होती है, और जो पाइपलाइन पंप स्टेशन है पटना में उसको भी रीलोकेट करने की बात होती है। तो 2 जगह पर जाएगा, एक जाएगा बरौनी कानपुर पर, दूसरा जाएगा पटना मोतिहारी बैतलपुर पाइपलाइन के ऊपर, राइट। 2 अगस्त की हिस्ट्री की अगर बात करें तो 1990 में इराक ने कुवैत पे अटैक किया था। इस पे जो है अक्षय कुमार की एक मूवी भी बनी थी, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो गाना याद आ रहा है, उसमें ना सोच ना सके एंड वो वाला दिल चीज़ तुझे दे दी, वो वाली मूवी की बात कर रही हूँ। तो इराक ने कुवैत को अटैक करा था। ऑयल फील्ड्स अगेन वर द मेजर रीज़न। 1987 में विश्वनाथन आनंद ने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जीती थी। 1955 में सोवियत यूनियन ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा था। 1870 में अंडरग्राउंड मेट्रो या ट्यूब रेलवे जिसको कहा जाता है यूके में, यूरोप में ट्यूब बोला जाता है आपकी मेट्रो को, तो ट्यूब जो है वो चली थी टावर सबवे में, ठीक है, लंदन में। 1861 में PC रॉय, एक फेमस इंडियन साइंटिस्ट एंड कंसिडर्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री, ही वॉज बॉर्न। PC रॉय की अचीवमेंट्स बताना ज़रा, कमेंट सेक्शन में लिखना।
अब कल के कुछ करंट अफेयर्स, आज के कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं वन लाइनर्स में, और कुछ इसमें ये भी होंगे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे कि वो डिटेल करंट अफेयर्स में आए, बट इंपॉर्टेंट है ताकि आपको याद रहे। तो स्वप्निल कुसाले ने कौन सा मेडल जीता है मेंस 50 मीटर एयर राइफल में पेरिस ओलंपिक्स में? कल ही पढ़ा था, ब्रॉन्ज जीता है, टीटी है पुणे डिवीजन में, राइट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज रिसेंटली? ये नहीं पढ़ा है, साधना सक्सेना नायर। हु हैज टेकन चार्ज एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स? अगेन ये नहीं पढ़ा है, विकास लखेड़ा। नेक्स्ट वाला पढ़ा है, रैपिडो इज विच इंडियन स्टार्टअप टू बिकम अ यूनिकॉर्न दिस ईयर? इट इज द थर्ड इंडियन स्टार्टअप। रोहन बोपाना, टेनिस के बारे में पढ़ा था ना, टेनिस प्लेयर है, 43 ईयर्स और 9 मंथ्स पे इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। कहाँ पे बनाया था रिकॉर्ड? कमेंट सेक्शन में बताना जरा। Announced his retirement from Indian tennis after representing India in which tournament? In Paris Olympics. Okay. Which country is hosting the multinational air exercise Tarang Shakti 2024? India. In which sport has India won all 3 medals so far in Paris Olympics 2024? Again ये पढ़ते आ रहे हैं। शूटिंग, पहले मनु भाकर का गोल्ड सिंगल 10 मीटर एयर राइफल में, देन मनु भाकर सरबजीत सिंह का मिक्स्ड वाले इवेंट में उनका ब्रॉन्ज, और सॉरी मनु भाकर का गोल्ड नहीं ब्रॉन्ज था, हाँ अगेन ब्रॉन्ज, और तीसरा ब्रॉन्ज जो है आपके स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल, मेंस 50 मीटर राइफल में जीता था। So that is all for today. Thank you very much. Have a great evening. Happy learning. Hoping to see you all tomorrow. Please do like and comment. And वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर भी कर देना, चैनल के को सब्सक्राइब भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ उनको बता देना कि हाँ रोज़ शाम को क्लास होती है, ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान एक फ्री इनिशिएटिव लेकर आया है, ठीक है। बाकी वॉक इन क्वेरीज़ के लिए आपको एड्रेस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, और आप कॉल पर भी क्वेरी ले सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। नीचे कमेंट सेक्शन में जो है आप अपना कमेंट छोड़ दीजिए, आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय, हैप्पी लर्निंग।